क्रियोसोम एकेडमी। आज हम बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके सब लोगों को इनफैक्ट इतना जानना चाहिए कि हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है, पेड़ पौधों को या एनिमल्स को कंजर्व करना है, क्योंकि वो नेचर के द्वारा दिए गए हैं। तो अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में ये कह रहा है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, ये होती क्या चीज़ है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जैसे स्पीसीज़ का नंबर, अगर हम स्पीसीज़ लेवल पर देखें बायोडाइवर्सिटी को, मान लीजिए दो एरिया हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एक शेर है, एक भालू है, एक चीता है और एक हाथी है या एक नीम का पेड़ है। लेकिन यहाँ पर 4 शेर हैं और 2 केवल हाथी हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू इससे, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पहले वाली की ज़्यादा होगी कंपेयर टू दूसरे वाले से, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप स्पीसीज़ ज़्यादा है। यहाँ पर स्पीसीज़ का नंबर ज़्यादा है। नंबर से डाइवर्सिटी डिफ़ाइन नहीं होती है, अलग अलग स्पीसीज़ से डाइवर्सिटी डिफ़ाइन होती है। तो जितने अलग अलग नंबर के आपके स्पीसीज़ होंगे, ठीक है, उतना ही डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ओके। तो ये था डाइवर्सिटी के बारे में। अब अगर हम लेवल ऑफ डाइवर्सिटी को देखें तो एक आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है और एक स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है और एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। अगर हम जेनेटिक लेवल पर देखें, जेनेटिक लेवल का मतलब कि सपोज कीजिए ए भी एक मैंगो का ट्री है, ए भी एक मैंगो का ट्री है, लेकिन इसका आम दशहरी है, इसका आम लंगड़ा या चौसा है। तो देखिए, अपने स्पीसीज़ में ही डाइवर्सिटी आ गई। स्पीसीज़ का मतलब कि आम तो दोनों हैं, लेकिन इनका फल क्या है, अलग अलग है। एक दशहरा है, एक लंगड़ा है, एक चौसा है, एक कोई और है, ठीक है। तो इसी लेवल पर जब स्टडी हम डाइवर्सिटी को करते हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। उनका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट जो है स्पीसीज सेम होते हुए भी अलग अलग हो गया, ठीक है। तो जैसे माइकोप्लाज्मा में 450 जीन होता है, इकोलाई में 4000 होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर होते हैं किसके, जेनेटिक डाइवर्सिटी के। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो खाली और खाली 50,000 डाइवर्सिटी होती है किसकी, मैंगो स्पीसीज़ की है, और 10,000 वैरायटी है अलग अलग, जैसे साबा है, मंसूरी है, ये सब चावल की अलग अलग वैरायटियां हैं, ठीक है। किसके लेवल पर, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी जितना ही ज़्यादा होगा, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी में अगर हम आगे देखें तो ये हेल्प करता है इको टाइप में। इको टाइप समझ रहे हैं, इको टाइप अगर आपसे पूछ लिया जाए इको टाइप क्या होता है, तो इको टाइप का मतलब होता है डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, प्लेस्ड अंडर सेम स्पीसीज, यानी कि एक ही जगह पर पाए जाने वाले पौधे, उनका कंस्टिट्यूएंट डिफरेंट हो रहा है जेनेटिक, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी अलग अलग हो जा रही है। इसको बोलते हैं इको टाइप। स्पेशिएशन किसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू स्पीसीज, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जो पहले से ही स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाने के कारण उनका जो है प्रोडक्टिविटी में भी चेंज आ गया। इसी को बोलते हैं स्पेशिएशन, ठीक है। दूसरे नंबर पर स्पीसीज लेवल की डाइवर्सिटी देख लेते हैं। स्पीसीज लेवल की डाइवर्सिटी में कि जो है आपके स्पीसीज अलग अलग जगह पर स्पीसीज़ का नंबर भी वैरी करता रहता है। जैसे हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को देखें तो वेस्टर्न घाट में अगर एम्फीबिया का नंबर देखेंगे ज़्यादा होता है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट से, ठीक। तो इस लेवल पर अगर हम जाके डाइवर्सिटी को देखेंगे तो इसको बोलते हैं स्पीसीज़ डाइवर्सिटी, यानी कि स्पीसीज़ लेवल पर। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट के आधार पर था और यहाँ पर स्पीसीज़ लेवल के आधार पर था। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कम्युनिटी लेवल पर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है, आपके जेनेटिक हो गया, स्पीसीज़ हो गया। अब अगर हम ये आपके कम्युनिटी लेवल पर बात करें या फिर आपके इकोलॉजी लेवल पर बात करें, इकोसिस्टम लेवल पर बात करें, तो होता क्या है कि जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग मौसम होते हैं। कभी आपका सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आता है, अलग अलग लैंड होते हैं, डिज़र्ट है, कहीं पर रेनी सीज़न होता है, कहीं पर ज़्यादा समर होता है, ठीक है। ये अलग अलग स्थान होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी भी बदल जाती है। जैसे डिज़र्ट है तो वहाँ पर आपके नागफनी टाइप के प्लांट मिलेंगे, कटीले पौधा मिलेगा। आपका बहुत ज़्यादा आपका बरसात हो रहा तो वहाँ पर आपका ग्रास लैंड बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और आपका अगर जैसे यहाँ पर यूपी वाले अपने रीजन में देखेंगे, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा बरसात, तो आपके लंबे प्लांट मिलेंगे, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट वगैरह, ठीक। अगर कम्युनिटी लेवल पर बात किया जाए डाइवर्सिटी को, तो ये 3 तरीके के होते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। देखिए, आपके स्पीसीज लेवल और आपके जेनेटिक लेवल
इसको सबसे पहले समझाया था एडवर्ड विल्सन ने। किसने? एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, एडवर्ड विल्सन क्या थे? सोशियोलॉजिस्ट थे। क्या थे ये? सोशियोलॉजिस्ट थे एडवर्ड विल्सन। और इसके बाद जो है आपका अल्फा बीटा गामा, अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? बीटा और गामा डाइवर्सिटी, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए अल्फा डाइवर्सिटी होती क्या है? विद इन कम्युनिटी, क्या हमने बोला? विद इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर ही। अच्छा, कम्युनिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्पीसीज। ठीक है, मतलब अपने आप में जो रिप्रोडक्शन कर सकता है ए, बहुत सारे हैं, इसमें बी हैं, इसमें सी हैं। ठीक है, अब देखिए एक ही कम्युनिटी के अंदर जो आपके डाइवर्सिटी होती है, जैसे मान लीजिए कि ये सपोज कीजिए एक कम्युनिटी है वाराणसी का। किसका? वाराणसी का। ठीक है, वाराणसी का कम्युनिटी है। ठीक, अब वाराणसी में जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, इनमें जो डाइवर्सिटी है, यानी कि एक ही कम्युनिटी के अंदर, यानी कि विद इन कम्युनिटी, तो उसको हम लोग बोल देंगे अल्फा कम्युनिटी। अब ये वाराणसी हो गया। अब इसके बगल में सपोज कीजिए मिर्ज़ापुर है। क्या है ये? वाराणसी के बगल में ये मिर्ज़ापुर है। अब मिर्ज़ापुर में भी अपना क्या होगा? अल्फा डाइवर्सिटी होगा एक ही इसके अंदर। अगर इन दोनों के बीच में देखें डाइवर्सिटी, यानी कि मिर्ज़ापुर और वाराणसी के बीच में देखें बिटवीन कम्युनिटी के अंदर, ये अपना एक कम्युनिटी है, ये अपना एक कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी के बीच में जो डाइवर्सिटी होती है उसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बीटा। यानी कि बिटवीन कम्युनिटी अल्फा, विद इन कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के अंदर अल्फा, बिटवीन कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच में बिटवीन लग गया तो उसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। अगर यहाँ पे दो कम्युनिटी ले रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ अगल बगल के इन्वायरमेंट को भी पूरा इंक्लूड कर रहे हैं, एक तो बड़ी डाइवर्सिटी बन गई, इसी को हम लोग बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी, ये तीन तरीके की डाइवर्सिटी होती है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि आपके ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्सिटी, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है डाइवर्सिटी पर हमारे। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड होता है मतलब ये हम, लैटिट्यूड का मतलब होता है हम खाली प्लेन पे चल रहे हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्लेन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड यही होता है। और लैटिट्यूड का देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। लैटिट्यूड का मतलब होता है, जैसे ये मान लीजिए हमारी अर्थ है लैटिट्यूड। ठीक है, ये क्या है? हमारे बीच में विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर ये पोल्स है। तो पोल से अगर हम इक्वेटर की तरफ चलेंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो डाइवर्सिटी बढ़ने का मतलब कि यहाँ पर पोल पर तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचेंगे तो धीरे धीरे घास उगना स्टार्ट होगा। यहाँ पर पहुँचेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आपको कोनीफेर फॉरेस्ट मिलेंगे। सबसे अच्छे जो डाइवर्सिटी आपको मिलेगी फॉरेस्ट वगैरह, ये यहाँ पर मिड लाइन पर मिलेगी। और अपना इंडिया भी यही मिड लाइन के आसपास है, इसलिए डाइवर्सिटी बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा पोल से अगर हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, या हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, यूपी वाला अपना प्लेन है। ठीक है, उसके बाद ये हिमालय बनता चला गया, ये ऊपर चला गया हिमालय रीजन। ठीक, तो अगर हम यूपी से हिमालय की तरफ जा रहे हैं तो आपका क्या होगा? घटेगा डाइवर्सिटी लगातार, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर डाइवर्सिटी कम होगी। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा, डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। कैसे? फ्रॉम लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड जाएंगे, यानी कि इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? फ्रॉम लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड, यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो इक्वेटर पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है, पोल पे क्या होता है? मिनिमम होता है। अगर लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड जाएंगे तो लो किसमें आपका प्लेन में मैक्सिमम होता है और माउंटेन में क्या होता है? मिनिमम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए डाइवर्सिटी से फ़ायदा क्या है, क्या क्या ज़रूरत है डाइवर्सिटी पढ़ने की। डाइवर्सिटी बाबू इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आप देखो ह्यूमन हो, ठीक है, ये ह्यूमन हो, आप तो दुनिया भर के कर्म कांड करते हो, यहाँ पे काम कर दिए, यहाँ पे प्लास्टिक फेंक दिए, कचरा फेंक दिए, सब कुछ फेंक दिए। अगर मान लो यहाँ पर माइक्रोब्स नहीं रहेंगे तो इन कचरे को खाएगा कौन, बताओ। अगर ये एनिमल्स नहीं रहेंगे तो इन कचरे को साफ़ कौन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको जो है डाइवर्सिटी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगी। जैसे आपने ह्यूमन एक्सक्रीटा निकाला, लैटिन फीकल मैटर जो निकाल दिया, उसको सुअर आकर के पिग्स आकर के खाएंगे। ठीक है, तो आपका फीकल मैटर उनके लिए एक तरीके से भोजन हो गया। ठीक, अब देखिए जैसे प्लांट है, कोई प्लांट से मेडिसिन निकलेगा, मेडिसिन आप फीवर होगा तो आप मेडिसिन राउल्फिया सर्पेंटाइना वगैरह हो गया, ये सब बीपी की मेडिसिन दुनिया भर का, अश्वगंधा,
ठीक है, और बेलाडोना, ये सब चीज़ें हम प्लांट से ही तो प्राप्त करते हैं। तो स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा आपका डाइवर्सिटी होगी। प्रोडक्टिविटी भी उतना ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा। अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा तो आपके आम के पेड़, मैंगो के पेड़, ठीक है, और जो है ग्रेप्स, ये एटसेट्रा जितना भी मेडिसिनल प्लांट है, फाइबर यील्डिंग प्लांट है, दुनिया भर के प्लांट जो है आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। अब प्रोडक्टिविटी में ये मत पूछिएगा कि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये सब हम आपको बता चुके। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जो है एक साल में जो है जितने प्लांट ने बनाया भोजन, उसको बोलते हैं जीपीपी। क्या बोलते हैं? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि जीपीपी बोलते हैं। और इसी में रेस्पिरेशन रेट को घटा देंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर खाएगा तो जो प्रोडक्टिविटी बनाएगा उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, राइट। अब देखिए इकोसिस्टम हेल्थ। इकोसिस्टम हेल्थ का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस और द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखिए क्या है, पॉल आपके एक साइंटिस्ट थे, या फिर कह दीजिए ये एक फिलोसफर थे, पॉल एलरिच, ठीक है। पॉल एलरिच जो थे इस बायोडाइवर्सिटी के संबंध में जो है एक रिवर पॉपर, ठीक है, रिवर पॉपर हाइपोथेसिस प्रपोज किए थे। रिवर पॉपर हाइपोथेसिस में इन्होंने ये कहा था कि जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, क्या है ये? एक प्लेन है, ये अच्छा खासा उड़ेगा, बहुत बढ़िया उड़ेगा जब इसके कल पुर्जे एकदम नट बोल्ट एकदम सही रहेंगे। लेकिन अगर तुमने एक भी नट यहाँ से छटका दिया, ठीक है, एक भी नट छटकाने का मतलब कि वहाँ से एक नट बोल्ट तुमने खोल दिया तो कुर्सी डगमग डगमग करने लगेगी, यानी कि अनस्टेबल होने लगेगा। इनके कहने का मतलब था कि ये जो पूरा होल प्लेन है जब अच्छा खासा था, डाइवर्सिटी अच्छी सी थी, तो प्लेन अच्छे से उड़ रहा था, लेकिन जैसे ही कोई स्पीसीज गायब हुआ ये फिर डगमगाने लगा, मतलब ये क्या होने लगा? अनस्टेबल की तरफ बढ़ने लगा। अब देखिए कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। आखिर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो क्यों रही है? नेचर ने जो है करोड़ों साल पहले हमको इतने सारे गिफ्ट दिए, ठीक है, आखिर उनका ऐसा हो गया कि आज हमको बायोडाइवर्सिटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों हम पढ़ रहे हैं? ये तो लॉस कर रहे हैं तभी तो पढ़ रहे हैं। तो लॉस कैसे हो रहा है? देखिए लॉस एक हो रहा है, सबसे जो मेजर रीज़न होता है लॉस का, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब आज हम क्या कर रहे हैं? उद्योग लगा रहे हैं, ठीक है, रोड बना रहे हैं, टाउन्स बना रहे हैं, इतना जनसंख्या हमारी बढ़ जा रही है जिसकी वजह से हम पेड़ काट दे रहे हैं, ठीक है। जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ काटने से वो बाहर भाग रहे हैं, उनका हैबिटेट यानी कि निवास स्थान उनका जब नष्ट कर रहे हैं तो वो दूसरी जगह जा रहे हैं, और दूसरी जगह जाएंगे तो वो फिर मर जाएंगे बेचारे, ठीक। तो लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, रहने निवास स्थान नष्ट कर दे रहे हैं। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा हम लोग अतिशोषण कर ले रहे हैं कि इतना ज़्यादा जनसंख्या मेन है यहाँ पे, जनसंख्या की वजह से सब कुछ हो रहा है। इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया तो टिम्बर यील्डिंग प्लांट हो गया, हमारे जितने भी एसेंशियल प्लांट हो गए, या फिर जो है स्टेलर्स काऊ जैसे गायब हो गया हमारे यहाँ से, पिजन गायब हो गए, उसके बाद डोडो गायब हो गया, मैसेंजर पिजन का मतलब जो चिट्ठी ले जाते थे कबूतर, वो सब देखिए गायब हो गए क्योंकि उनका हमने अतिशोषण कर लिया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लिया। तीसरा जो मेन रीज़न होता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब हम लोग कुछ ऐसे स्पीसीज को बाहर से लेके आए हैं जो कि हमारे क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अतिशोषण ले रहे हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब देखिए एलियन स्पीसीज इन्वेजन में कह रहा है कि हमने बाहर से कुछ स्पीसीज ला करके इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने इंडिया में, ठीक है। जैसे इंडिया में हमने लैंटेना कैमेरा को लाया। लैंटेना कैमेरा क्या होता है? झाड़ीनुमा प्लांट होता है, हम आपको पिक भेज देंगे, देख लीजिएगा, आपके आसपास होता है लेकिन आप पहचान नहीं पाते। लैंटेना कैमेरा एक्चुअली लैंटेना कैमेरा जो है नेटिव था आपके कोलंबिया का, तो कोलंबिया से हमने लैंटेना कैमेरा को लाया, ठीक। वो इतना ज़्यादा फैल गया भारत में कि उसको निकालना मुश्किल हो गया, तो स्पीसीज घटा रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस ग्रास आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग जो है पार्थीनियम बोलते हैं, जो पॉलन एलर्जी कॉज करता है, पार्थीनियम। कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास बोलते हैं। अच्छा, इसका नाम कांग्रेस ग्रास इसलिए नहीं पड़ा कि क्योंकि कांग्रेस के टाइम में आया था, इसलिए कांग्रेस ग्रास इसलिए पड़ा गया है क्योंकि कांग्रेस का मतलब होता है गैदरिंग, ये जहाँ भी देखेंगे झुंड में इकट्ठा ही उगेगा पूरा, इसलिए कांग्रेस ग्रास। और इसकी मार्फोलॉजी जो है गाजर से मिलती है इसकी पत्तियाँ, इसीलिए इसको कैरेट ग्रास भी बोला जाता है। और इसी तरीके से हम लोगों ने वेस्ट बंगाल के लोगों ने क्या किया? वाटर हाइसिंथ को लाया, ठीक है, जिसको हम लोग आइकॉर्निया क्रैप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकॉर्निया क्रैप्सिस, ठीक है। देखिए जिसको हम लोग आजकल जो है गाढ़ा पात के नाम से जानते हैं, देखे होंगे तालाबों में ये पूरा भर जाता है वाटर हाइसिंथ हरे हरे कलर का। तो होता क्या है कि वाटर हाइसिंथ इतनी तेज़ी से फैलता है कि ये
लाइट को अंदर जाने ही नहीं देता, और जितना भी वाटर का ऑक्सीजन होता है, डीओ होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसको सक कर लेता है, चूस लेता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें मछलियाँ मरने लगती हैं। तो वाटर हाइसिंथ एक तरीके का बंगाल को लोग लाए थे, इसीलिए भय पैदा हो गया, इसीलिए इसको बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तीसरा नाम क्या, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया। ठीक है, स्पीसीज भी याद रखिएगा, आइकॉर्निया क्रेसिपीज। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में स्पीसीज भी लिख देता है। ओके, तो ये वाटर हाइसिंथ। इसी तरीके से अगर हम एनिमल में देखें, हमने अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस कर दिया अपने तालाबों में, अपने जो है एक्वाकल्चर में। एक्वाकल्चर का मतलब स्टडी ऑफ जो है आपके रिवर ओकेला को एक्वाकल्चर बोलते हैं। ठीक है, जो कल्चर करते हैं हम लोग पानी में। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो वो जो है डिस्ट्रॉय करने लगी, मारने लगी अफ्रीकन कैटफिश जो है। कैटफिश का मतलब जो होता है, कैटफिश का मतलब ये आपका जो है कैटफिश से जैसे मंगूर वगैरह खाते हैं ना, तो इसको कैटफिश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडियन कैटफिश को इसने मारना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगा। ठीक, और चौथा है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है बाबू कि सपोज कीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, और मेरे पर कोई डिपेंड था। ठीक है, अगर मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा, मैं जो है मैं ख़त्म हो गया, तो जो मेरे ऊपर डिपेंड होगा ये भी तो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्ट वे में ये ख़त्म हो रहा है, दोनों का साथ साथ ख़त्म हो रहे हैं। इसी को बोलते को एक्सटिंक्शन। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने एक पौधे के फ्लावर को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके जो पॉलिनेटर्स होंगे, जो हनी बी होगी, मधुमक्खी होगी, वो भी तो ख़त्म हो जाएगी। अगर ये ख़त्म हो गया तो ये भी, या आप मधुमक्खी को ख़त्म कर दिए, देखिए प्लांट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है, पॉलन और पिस्टिल और हनी बी का जो इंटरेक्शन है, पॉलिनेटर्स हैं, माइक्रोजल एसोसिएशन है, ये सब जो है आपके को एक्सटिंक्शन भी देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ों में को एक्सटिंक्ट भी हो गए। तो ये चार बड़े बड़े रीज़न है, जिनमें सबसे प्रमुख रीजन है हैबिटेट एंड लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद इन्वेजन, आपके इन्वेजन इंट्रोड्यूस करना अपने इंडिया में। उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन और को एक्सटिंक्शन। अब देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती कैसे है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेचुरल भी हो सकती है, मास एक्सटिंक्शन से भी हो सकता है, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी हो सकती है। नेचुरल एक्सटिंक्शन का मतलब जैसे कहीं पर बाढ़ आ गया, वोल्केनो आ गया, ठीक है, ये सब तो हम रोक नहीं पाएंगे। मास एक्सटिंक्शन जो होता है, पूरा का पूरा क्लाइमेट जब पूरा साफ हो जाता है, जैसे अब तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, ये 6 चल रहा है। कौन सा 6 मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। जैसे जब आपके धरती पर कुछ नहीं रह जाएगा, फिर से जब उगेंगे तो वो आपका 6वां कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो एक्सटिंक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक बोलेंगे। अब देखिए बहुत ज़रूरी कंजर्वेशन, ये तो हमने लॉस कर दिया। लॉस करने के बाद हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, कंजर्व कैसे किया जाए। कंजर्वेशन 2 तरीके से किया जाता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है, एक एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। इन सीटू का मतलब वहीं का वही कंजर्वेशन, यानी कि ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब क्या बोलते हैं, उसी जगह पर। ऑफ साइट, ठीक है, यानी कि उस जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके आए। जैसे सपोज कीजिए यहाँ एक जंगल में हमने गया, यहाँ पर देखे बहुत सारे प्लांट हैं, ठीक है, इनको बिना उठाए यहीं पर हमने चारों तरफ बाउंड्री बनवा दिया, तो इसको बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। जो जहां है उसी पर कंजर्व कर दिया। लेकिन अब सपोज कीजिए हम घूमने गए कहीं पर, यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारे प्लांट तो थे, लेकिन इनको खतरा महसूस हो रहा है, तो इस प्लांट को उखाड़ करके लाए, हम दूसरी जगह पर लगा दिए। तो यहाँ से यहाँ तक दूसरी जगह ला के कंजर्व किए, इसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू का मतलब उसी जगह पर, एक्स सीटू का मतलब वहाँ से उठा करके दूसरी जगह पर कंजर्व करना। तो इन सीटू कंजर्वेशन देखिए हॉट स्पॉट आते हैं, क्या आते हैं, हॉट स्पॉट्स आते हैं। और प्रोटेक्टेड एरिया में जैसे सेक्रेड ग्रुप्स हो गया, एंडेमिक स्पीसीज हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है, ये सब आपके इन सीटू में आते हैं। अगर इन सीटू में हॉट स्पॉट को सबसे पहले देखा जाए, तो हॉट स्पॉट जो होते हैं आपके, नॉर्मल मेयर्स ने सबसे पहले टर्म दिया था 1988 में। 25 हॉट स्पॉट पहले थे, लेकिन अब जो है 9 और जोड़ दिए गए हैं, तो टोटल 34 हॉट स्पॉट हो गए हैं, जिसमें से 3 अपने इंडिया में होते, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला रीजन, इंडो बर्मा, बर्मा का मतलब आपके म्यांमार वाला रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया होता है, तीसरा हिमालय रीजन। तो ये बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं अपने इंडिया में, ये 3 हॉट स्पॉट होते हैं, याद रखिएगा। अपने इंडिया का जो हॉट स्पॉट होता है 2 से 4% लैंड, पूरे लैंड का कवर करता है, पूरे अर्थ का। लेकिन सोचिए 8% स्पीसीज को क्या करता है, ये ग्लोबली प्रोटेक्ट करता है डाइवर्सिटी, यानी कि अपने लैंड एरिया से कहीं 4 गुना ज़्यादा अपने स्पीसीज को कवर करता है। हॉट स्पॉट जो होता है पूरे वर्ल्ड का देखेंगे तो लेस देन 2% एरिया है, लेकिन कवर कितने को करता है, 30% को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हॉट स्पॉट था। अब प्रोटेक्ट
प्रोटेक्टेड एरिया में आएंगे तो सेक्रेड ग्रुप्स या फॉरेस्ट, ठीक है, या लैक्स। देखिए सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है पवित्र स्थान। जैसे पवित्र स्थान कर्नाटका हो गया, मेघालय हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी, केरला, मेघालय, ठीक है, इन सब में जो है पवित्र स्थान पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो इतना ज़्यादा लोग पवित्र मानते हैं पवित्र स्थान कि वहाँ पर आप सिंगल ब्रांच भी नहीं तोड़ सकते। सिंगल ब्रांच भी तोड़ने पर आपको फाइन देना पड़ेगा। अरे भाई अपने आसपास ही देख लीजिए ना, कहीं पर पीपल का, देखिए हमारे एंसेस्टर बड़े चालाक थे, जैसे बरगद का है, ठीक है, तो बरगद के चारों तरफ महिलाएं क्या करती हैं, इस पर धागा रक्षा लपेट देती हैं। क्या लपेट देती हैं? रक्षा वगैरह लपेट देती हैं। तो लोग इसको काटने से कतराते हैं क्योंकि इसमें देवी या भगवती जी हैं, तो इसको कतराते हैं। तो ये एक तरीके का क्या होगा, इस पेड़ का प्रोटेक्शन हो गया, जो जहाँ पर है वहीं पर प्रोटेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं सेक्रेड। अच्छा, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीसीज का मतलब ये होता है कि वो स्पीसीज खाली वहीं पर पाया जाए और कहीं पर भी दुनिया में ना पाया जाए। यानी कि एक जो पेड़ है वो हमारे खाली घर में ही है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है, तो वो पेड़ एंडेमिक स्पीसीज कहलाएगा। एक कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में आइए। दूसरा, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व एनिमल प्लांट दोनों के लिए किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो यूनेस्को ने सबसे पहले शुरुआत किया था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है टिल मई 2002 तक 408 जो है बायोस्फीयर रिजर्व अपने क्या थे, 408 जो है बायोस्फीयर रिजर्व थे 94 कंट्रीज़ को मिला करके, ठीक। देखिए 14, जिसमें से 14 बायोस्फीयर रिजर्व अपने इंडिया में थे, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व में आपसे पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 जोन होते हैं। एक कोर जोन होता है या जिसको हम नेचुरल जोन बोलते हैं, या एक बफर जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। तो कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन। अब इसको डायग्राम से देखते हैं हम लोग। देखिए कोर जोन क्या होता है? सबसे अंदर। कोर का मतलब ही होता है सबसे अंदर, जैसे पृथ्वी का कोर, सबसे अंदर वाला कोर। उसके जस्ट ऊपर क्या होता है? बफर जोन। सबसे पहला क्या होता है? ट्रांजिशन जोन। तो ये जो ट्रांजिशन जोन होते हैं इसमें आप घर वगैरह बना सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है, इसमें ग्रेजिंग वगैरह करा सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक। और बफर जोन में जो होते हैं लेस ह्यूमन एक्टिविटी होती है, खाली ये इसमें वही लोग जा सकते हैं जो स्टडी करना चाहते हैं पेड़ पौधों पर या एनिमल्स पे, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्च स्कॉलर हो गए, ये वही लोग जा सकते हैं इस वाले में। लेकिन कोर जोन में तो एकदम बिल्कुल किसी को भी अलाउ नहीं है, नो ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि कोर जोन में हाईली बायोडाइवर्सिटी रिच होता है और ये जो सबसे अंदर वाला होता है बहुत खतरनाक एरिया होता है। यहाँ पर जाएंगे तो बेटा फिर वापस लौट के नहीं आएंगे। तो इसलिए 3 जोन में बायोस्फीयर रिजर्व को बांटा गया। ट्रांजिशन जोन होता है, बफर जोन, सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होता है? कोर जोन होता है, ठीक। ये कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, साइंटिफिक स्टडी पर्पज से ये बनाया गया है। तीसरा आता है आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ये जो होते हैं या नेशनल जो आपके वाइल्ड या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं वो आपके कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री इन सब में अलाउड नहीं होता। देखिए स्फीयर में तो थोड़ा बहुत अलाउ भी होता है, लेकिन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। सबसे पहला नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था, जो कि उत्तराखंड में इस टाइप है, ठीक है, आप जानते भी हैं। ओके, और 90 नेशनल पार्क है अपने इंडिया में। ओके, 1.1 जियोग्राफिकल एरिया में ये फैला, ये पूरा नेशनल पार्क इंडिया का 1.1 पूरे लैंड का ये कवर कर रहा है। अगर हम सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी का मतलब होता है कि ये ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो ह्यूमन एक्टिविटी या बेनिफिट्स के लिए लगाया जाता है, हार्वेस्टिंग वहीं पर, उस या टिम्बर के लिए, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, ठीक। ये 3.6 जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इंडिया में जो है आपके 500 जो है सेंचुरीज हैं। अब आइए एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये सब तो इन सीटू कंजर्वेशन थे, तो पूछ लिया जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन कौन है, तो हॉट स्पॉट हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ऐसे का एंडेमिक स्पीसीज हो गया, सेक्रेड ग्रुप्स हो गया, ठीक। ये सब आपके इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। अगर एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करें, सबसे पहले बॉटेनिकल गार्डन का नाम आता है। बॉटेनिकल गार्डन में क्या होता है कि दूसरी जगह से प्लांट ला करके एक एरिया में हम कलेक्ट करते हैं, उनका जो है केयर करते हैं ह्यूमन के द्वारा, ठीक। और इसमें जिंदा प्लांट होते हैं, मरे हुए पौधे नहीं होते हैं। ओके, तो इसमें बॉटेनिकल गार्डन बोलते हैं। बॉटेनिकल गार्डन जैसे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है ये, ठीक है, सबसे बड़ा बॉटेनिकल दुनिया का है, इसमें 6 मिलियन स्पीसीज रखे गए हैं। उसके बाद इंडिया में अपने इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता शिवपुर में है, जिसको हावड़ा में, ठीक है, बिगेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन इंडिया, 1.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज रखे गए। ये बॉटेनिकल रिसर्च, एजुकेशन पर्पज, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचाने के लिए, बिग लिबर्टी ऑफ प्लांट, ठीक है, ये सब इसके लिए आपके जो है बॉटेनिकल गार्डन प्रिपेयर किए जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क इसी तरीके से होते हैं। जूलॉजिकल पार्क आप समझते हैं कि वहाँ पर एनिमल्स को लाया जाता है और प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है ताकि वहाँ पर कोई उनको मार ना पाए।
अब देखिए क्या है, जैसे नेहरू जूलॉजिकल पार्क है हैदराबाद में, नेशनल जूलॉजिकल पार्क है दिल्ली में, कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन है आपका कहाँ पे, अहमदाबाद में, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है आपका विशाखापट्टनम में। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। स्टोर ऑफ सीड, पॉलन और टिश्यू कल्चर, ये भी क्या होते हैं, क्या होता है कि इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारे पास कोई सीड है या कोई पॉलन ग्रेन है या फिर कोई टिश्यू है, हम सोच रहे हैं कि ये भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे, तो इनका कलेक्शन करके रख लिया जाता है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से हम इन्हीं से टिश्यू कल्चर करके हम फिर से वो प्लांट बना सकते हैं। तो आखिर रखोगे कैसे, तो रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन। और लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोचिए कितना कम होता है। पानी पे तो हमारा हार्ट जो है एकदम क्या हो जाते हैं, शून्य पड़ जाते हैं, ठीक। पानी 0 डिग्री पर -1 पे सोचिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इस प्रिजर्वेशन को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो का मतलब होता है ठंडी जगह पर प्रिजर्वेशन। लिक्विड नाइट्रोजन होता है, टेम्परेचर -196 डिग्री टेम्परेचर होता है, इसी में प्रिजर्व करके हम लोग रखते हैं, भविष्य में ये काम देंगे। इसी तरीके से जो है जेनेटिक या डीएनए बैंक, यानी कि जो स्पर्म है हमारा, क्या है, स्पर्म होता है, सीमेन होता है, ये ओवम होता है, इन सबको हम लोग कलेक्ट करके रख लेते हैं जीन बैंक बना करके, ठीक। तो ये भी आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो बॉटेनिकल गार्डन हो गया, नेशनल पार्क हो गया, सॉरी नेशनल पार्क नहीं, बॉटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, और आपका सीड बैंक हो गया, पॉलन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, डीएनए बैंक हो गया, ये सब आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। इसके अलावा जो है आपके वाइल्ड लाइफ सफारी भी आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है, ठीक। अब देखिए आखिर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों कर रहे हैं, 2 तरीके से, क्योंकि एक नैरो यूटिलाइजेशन होता है, एक ब्रॉड यूटिलाइजेशन। नैरो यूटिलाइजेशन का मतलब जो डायरेक्ट हमको सामने से दिख रहा, हम फूड लेते हैं, फैट लेते हैं, ऑयल लेते हैं, फायरवुड है, फाइबर्स है, टिम्बर्स है, इंडस्ट्री ड्रग, ये सब किससे लेते हैं, जंगल से कम फ़ायदा होता है। लेकिन वो फ़ायदे जो हमको दिखते नहीं लेकिन वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे जंगल से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, पॉलिनेशन हो रहा है, क्लाइमेट रेगुलेशन कर रहे हैं, फूड इकोलॉजिकल, न्यूट्रिएंट साइकिल चला रहे हैं, माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के बेचारे ये सब कर रहे हैं, तो ये ब्रॉड यूटिलाइजेशन हो गया। इसी को हम लोग जो है बोलते हैं आपके, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सर्विसेज। क्या बोलते हैं इसको, इकोलॉजिकल सर्विसेज बोलते हैं। सबसे पहले इकोलॉजिकल सर्विसेज को रॉबर्ट कॉन्स्टाजा ने सबसे पहले ये बताया था कि बाबू कि हमको 33 ट्रिलियन, एक साल में 33 ट्रिलियन का फ़ायदा होता है। सोचिए, जो यूएस इकोनॉमी से, अमेरिका की इकोनॉमी से लगभग दोगुना है, इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन हमको सब कुछ फ्री में मिलता है ना, इसीलिए हमें इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता है। ओके, अब देखिए एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज भी बढ़ता है, ठीक है। ये बताया था जर्मन जियोग्राफर थे, इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, थॉमस वान हम्बोल्ड। इन्होंने कहा था, अपना एक इक्वेशन दिया था, S = CA⁴Z। अगर CA⁴Z का ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे आएगा। इसका मतलब कुछ दूर तक एरिया बढ़ाने पर रिचनेस बढ़ेगा, लेकिन एरिया एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एरिया आप चाहे जितना बढ़ा लिए, लेकिन रिचनेस क्या होगा, समान होगा। अगर यहीं पे लॉग ले लेंगे तो log S बराबर log C प्लस Z log A हो जाएगा ना, तो y बराबर mx प्लस C हो गया, तो इसका स्ट्रेट लाइन आने लगेगा, ठीक है। तो S क्या है, इसमें स्पीसीज है, A क्या है, एरिया है, C क्या है आपका, C जो होता है आपका यहाँ पर जो कटा इंटरसेप्ट होता है उसकी वैल्यू, Z क्या होता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है, जो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्लाइड में क्या कह रहा है कि लास्ट स्लाइड में अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स को देखें, क्या इन्वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो इंसेक्ट का नंबर सबसे ज़्यादा होता है 70%। उसके बाद जो है आपका किसका नंबर होता है, मोलस्का का। उसके बाद क्रस्टेशियन का नंबर होता है। बाकी जितने भी आपके इन्वर्टिब्रेट होते हैं इसमें आते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट का नंबर होता है। अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फिशेस का नंबर होता है। उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल, ये वाले आते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, फिशेस सबसे ज़्यादा। उसके बाद आराम, ARAM, फिशेस का नंबर सबसे ज़्यादा। उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स का मतलब बर्ड्स, मैमल, तो आराम, ठीक है। जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो आराम करते हैं, ARAM, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल, ठीक है। अगर वहीं पर प्लांट्स में हम देखेंगे, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा फंजाई है, क्या है, फंजाई। उसके बाद एंजियोस्पर्म है। उसके बाद क्या है, एल्गी है। फिर क्या है आपके मॉसेज हैं, देन लाइकेन, देन फर्न और
एंड अदर प्लांट्स इसमें आते हैं। ठीक, तो ये आप 3 याद रखिएगा, ये 2 एनिमल का है और ये एक आपके प्लांट का है। तो प्लांट सबसे ज़्यादा फंजाई पाई जाती है, सबसे ज़्यादा फंजाई में डाइवर्सिटी है, देन एंजियोस्पर्म का है, और एनिमल में देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की डाइवर्सिटी है, और वर्टिब्रेट में देखेंगे सबसे ज़्यादा फिशेस की डाइवर्सिटी है, उसके बाद जो है आराम वाले आते हैं। अब देखिए इन सबको कंट्रोल कौन करता है बायोडाइवर्सिटी को? IUCN करता है। IUCN का फुल फॉर्म बताइए? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये IUCN का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म, और IUCN अपना एक